जनता के प्रति जवाबदेही क्या होती है, ये आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुकरणीय तरीके से उदाहरण पेश किया है। अपने पिता के निधन से निजी शोक की परवाह किए बगैर वो कोरोना के खिलाफ जंग में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। इस बैठक के दौरान ही उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे। योगी ने कुछ देर पहले एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम क्षणों में पिता के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ यूपी की 23 करोड़ जनता के हित की लड़ाई में आगे बढ़ने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कल वो अंतिम संस्कार में शिरकत नहीं कर पाएंगे। तमाम शर्तों, तमाम नियमों का पालन करते हुए यहां पर योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण पेश किया है कि अपने ही पिता के अंतिम संस्कार के मौके पर वो शामिल नहीं होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जनता के हित का ख्याल रखते हुए योगी ने ये कड़ा और अहम निर्णय लिया है। कल पिता का अंतिम संस्कार होगा। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे। आज मीटिंग के दौरान ही योगी आदित्यनाथ को ये समाचार मिला कि उनके पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन पिता के प्रति फर्ज एक जगह और दूसरी जगह है जनता के प्रति अपना राजधर्म, जो अब योगी आदित्यनाथ निभाएंगे। उन्होंने अब ये साफ कर दिया है। ये संदेश हम आपको दिखा देते हैं। अपने पूज्य पिताजी के निधन के मौके पर उन्होंने ये संदेश जारी किया है। ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित रहूंगा। कार्य करने का संस्कार बचपन उन्होंने मुझे दिया था। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन को हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को, उत्तर प्रदेश को 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध उनके मन में है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक बहुत ही बड़ा और अनुकरणीय निर्णय यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, काफी ज्यादा कठिन वक्त रहा होगा उनके लिए जब ये समाचार मिला और इस तरह का फैसला उन्होंने लिया। बिल्कुल नेहा, देखिए बीती रात से ही ये लगभग तय हो चुका था कि उनके पिता वेंटिलेटर पर हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और किसी भी वक्त कोई भी दुखद खबर आ सकती है। आज जब वो अपनी टीम 11 की बैठक कर रहे थे सुबह 10 बजे, तब 10:44 पर उनके पिता ने आखिरी सांसें ली। उस वक्त उन्हें बताया गया, उनके साथ उनकी 11 जो टीम है नौकरशाहों की, वो सब मौजूद थी और तब उन्हें ये बात बताई गई, ये खबर दी गई। वो मीटिंग अनवरत जारी रही, उसमें कई फैसले लिए गए और उसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। योगी आदित्यनाथ कल होने वाले जो उनका अंतिम संस्कार है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और यह भी तय है कि इस वक्त चूंकि उत्तर प्रदेश जूझ रहा है इस कोरोना वायरस से और कह सकते हैं कि फ्रंटलाइन पर योगी आदित्यनाथ खुद इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इस वक्त वो अपने परिवार के साथ नहीं जा पा रहे। हालांकि सनातन धर्म में जब एक साधु अपने गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु के जीवन में आता है, तब वो तमाम संस्कार, तमाम वो जो रिश्ते हैं वो सब छोड़ देता है। बावजूद उसके 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ गए थे अपने पिता को देखने एम्स, जहां उनकी स्थिति जो काफी बीमार थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी पिता के मृत्यु के बाद उन्हें खबर दी गई और अब ये भी खबर आई कि अब वो नहीं जा पाएंगे, निश्चित तौर पर ये एक उदाहरण जरूर पेश हो रहा है इस वक्त कि जब पूरी जनता लड़ रही है, पूरी जनता इस वक्त कोरोना से जूझ रही है और योगी आदित्यनाथ। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार घिर गई है। बीजेपी ने इस पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है, तो वहीं साधु संतों ने भी लॉकडाउन के बाद मुंबई मार्च का ऐलान किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पालघर में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। 3 लोग पुलिस के सामने पीट पीट कर मार डाले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस का कुछ न करने से ज्यादा इस तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस साधु को हिंसक भीड़ के बीच लाती दिख रही है, तो क्या पुलिस ने ही साधु को भीड़ के हवाले कर दिया? पुलिस ने साधु को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस साधु को भीड़ के बीच क्यों ले आई? क्या भीड़ से पुलिस भी डर गई थी?
इन्हीं सवालों को प्रयागराज में साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी उठाया। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि महाराज ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद नागाओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा था और उनका जाना जरूरी था। पुलिस ने उसी गांव को लेकर गई जिस गांव में 200 लोग पहले से इकट्ठा थे और वहां पहुंचते ही लोगों ने लाठी डंडे से पत्थर से गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया महात्माओं को। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है। ये राक्षस हैं और राक्षस लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। इस घटना का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। रविवार शाम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पालघर की घटना सभ्य समाज पर एक बदनुमा दाग की तरह है। आखिर कोई भीड़ इस तरह कैसे हिंसक हो सकती है कि वो होशो हवास खो दे। साहिल जोशी के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। वहीं पालघर की इस घटना से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज गुस्से में हैं। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। साक्षी जी, जिस ढंग से पालघर में ये घटना हुई है, 2 साधु और एक उनके ड्राइवर की, किस ढंग से देखते हैं इस पूरी घटना को? पूरी मानवता शर्मसार है। इस नृशंस हत्या की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य की बात तो यह है शुभ जी कि वहां करीब आधा दर्जन पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा होगा, आपके चैनल पर भी चला। मूक दर्शक हैं और कई वीडियो में तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासी कर रहे हैं। उस साधु पुलिस वालों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां छुड़ा के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि हत्यारे तो दोषी हैं ही, पुलिस भी इसमें कम दोषी नहीं है। अब पुलिस कह रही है पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्शन में तो कहीं कोई पुलिस वाला है नहीं, तो चोट कहां से लग गई? निश्चित रूप से ये चोट नकली बनाई गई होगी। दूसरा, ये लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है। उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये 2 महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित है। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? स्पष्ट कहना चाहूं, जैसे राजनीति में मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का तोड़ नहीं है, वैसे ही साधु समाज में जूना अखाड़े का तोड़ नहीं है। जूना अखाड़े के सभी साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने ये घोषणा कर दी है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा ये सारे साधु सन्यासी नागा महाराष्ट्र में कूच करेंगे। अगर इनके मनमाफिक न्याय न मिला तो परिणाम क्या होगा ये महाराष्ट्र भी देखेगा, आप भी देखेंगे। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लॉकडाउन पार्ट 2 का। आज छठा दिन है। आज से कुछ राहत की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नोएडा जैसे देश के प्रमुख शहरों को कोई रियायत नसीब नहीं हुई है, क्योंकि इन शहरों में कोरोना के केस खत्म नहीं हुए हैं। यूं तो दिल्ली में लॉकडाउन से किसी तरह की छूट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन शंकर रोड की ये तस्वीर कुछ और ही बता रही है। कहाँ से आ रहे हो? इंदरपुरी। आपके फादर हॉस्पिटल में है? हाँ जी। तो अभी आप लोग दोनों लोग क्यों जा रहे हो? क्योंकि मम्मा को लेने जाना है और उनको छोड़ के आना है। मम्मा 4 दिन से हॉस्पिटल में है, तो नहाया धोया नहीं है, तो अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। हाँ जी। तो इसलिए जा रहे हैं मम्मा को लेने और बहन को छोड़ के आऊंगा। ऐसा ही हाल ITO का नजर आया, जहां ट्रैफिक रफ्तार में नजर आया। जब से देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है, ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली। साथ 20 अप्रैल से रियायतें दी गई हैं कुछ सेक्टर्स को, जिसकी तस्वीर हम आपको राजधानी से दिखा रहे हैं। हालांकि
कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में किसी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी सेक्टर को छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स है यूपी और हरियाणा, वहां पर छूट मिलने के कारण देखिए कि दिल्ली में एक बार फिर से हम देख रहे हैं वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है। दरअसल आज से दिल्ली में केंद्र सरकार के कुछ दफ्तर खुले हैं। ये शास्त्री भवन की तस्वीर है। देखिए किस तरह सीमित स्तर पर चहल पहल नजर आ रही है। केंद्र के आदेश के मुताबिक डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तर के सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे, जबकि इससे निचले स्तर के अधिकारी रोटेशन के आधार पर काम करेंगे। शास्त्री भवन के बाहर जहां पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के ऑफिसेज हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं आज से डेप्यूटी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के लेवल के अफसर सभी शास्त्री भवन में आ रहे हैं। और क्योंकि अफसर आ रहे हैं तो क्लास 3 क्लास 4 स्टाफ भी आ रहा है। गौरतलब है कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट से स्थिति खराब हो सकती है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई, सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा अगर लॉकडाउन नहीं होता। यूपी की बात करें तो लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, आगरा जैसे यहाँ के 19 जिलों में कोई छूट नहीं है। हालांकि लखनऊ सचिवालय में आज से कामकाज शुरू हो गया है। लेकिन लखनऊ के सेक्रेटेरिएट में आज से कर्मचारियों का आना शुरू हो गया और 1/3 यानी कि लगभग 1/3 लोग आज से इस लखनऊ के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटेरिएट में काम करना शुरू कर देंगे। काफी दिनों के बाद हम लोग मंत्रालय में आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करने के लिए हम लोग सब उतरे हैं। कोरोना की अगर सबसे ज्यादा मार कहीं पड़ी है तो वो है महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ 9 जिले कोरोना से अछूते हैं। इसी वजह से यहाँ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई है। चूंकि गहन संक्रमण की वजह से मुंबई रेड जोन में है, इसलिए मुंबई में कोई छूट नहीं दी गई है। साफ है, छूट वहीं जहां कोरोना नहीं है। जहां से कोरोना के पांव नहीं उखड़े हैं, वहां के लोगों को अभी घर में ही कैद रहना होगा। आज तक ब्यूरो।